नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र विषय में बीए प्रथम वर्ष का पेपर सेकंड सोसाइटी इंडिया भारत में समाज उसमें द्वितीय इकाई में परिवार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने परिवार की परिभाषा और मैकाई वर्ग एवं पेज के द्वारा बताई गई परिवार की सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा। वो सामान्य विशेषताएं हैं विवाह संबंध, विभिन्न स्वरूप और वंश या नामावली की व्यवस्था और सामान्य निवास। इस क्लास में हम परिवार की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आएगी सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता तो आपसे पूछा जाए कि सार्वभौमिकता होता क्या है। इनको सार्वभौमिकता मतलब सभी स्थानों पर, सार्व का मतलब सभी और भूमि मतलब जमीन या सभी समाजों में सभी जगह पर। तो परिवार नामक जो संस्था और जो समिति है वो विश्व के सभी समाजों में सभी स्थानों पर पाई जाती है। इसलिए इसका पहला गुण, पहली विशेषता परिवार की क्या है? सार्वभौमिकता है। मतलब ये सब जगह पर परिवार नामक संस्था, परिवार नामक समिति, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवार संस्था और समिति दोनों है। तो परिवार सब जगह हर समाजों में, चाहे वो प्राचीन समाज हो, चाहे आधुनिक समाज हो, चाहे यहाँ का समाज, चाहे अमेरिका का समाज हो, सब जगह समाज का परिवार का अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। इसके रूप परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन इसका अस्तित्व हर जगह है। तो इसमें सार्वभौमिकता का गुण है। दूसरा बात आता है भावात्मक आधार। भावात्मक आधार, भावात्मक आधार परिवार के जो सदस्य हैं वह आपस में एक भावनात्मक आधार पर, इमोशनल बेस पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति भावनाएं होती हैं। कई बार हम देखते हैं कि प्राथमिक संबंधों हमें कोई काम नहीं होता फिर भी हम दूर रहते तो हमारे घर जाते हैं, हम घर वालों से यूं ही बात कर लेते हैं। उनके प्रति एक स्नेह का भाव होता है, उनके प्रति एक निस्वार्थता का भाव वहां पर होता है। तो परिवार के जो सदस्य हों उनमें आपस में एक भावनात्मक आधार उनमें होता है। इसको भावात्मक भी बोल सकते हैं, भावनात्मक भी लिख सकते हैं। भावनात्मक, भावनात्मक आधार, ठीक है। इमोशनल बेसिस, आपस में भावनात्मक संबंधों के द्वारा बंधे होते हैं। एक दूसरे की दुख और तकलीफ हमें महसूस होते हैं। यदि हमारा परिवार का कोई साथी दुख में होता है तो हमें दुख महसूस होता है, यदि वो सुख में होता है तो हमें सुख महसूस होता है। इसका मतलब है कि परिवार के जो सदस्य हैं आपस में भावात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। तीसरी इसकी विशेषताएं हैं रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव, रचनात्मक प्रभाव, क्योंकि हमने आगे पढ़ेंगे कि परिवार का जो योगदान है न सिर्फ मनुष्य को जन्म देने में या उसके लालन पालन में या उसके वही नहीं है, अपितु मनुष्य के सामाजिकरण की अधिकांश प्रक्रिया परिवार में ही संपन्न होती है। तो परिवार का मनुष्य के ऊपर एक रचनात्मक प्रभाव, एक क्रिएटिव प्रभाव भी मनुष्य के ऊपर परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव इसमें पड़ता है। और परिवार के जो अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हुए हैं उनमें सबसे जो उनको व्यक्तित्व को निखारने में या व्यक्तित्व को बनाने में परिवार का योगदान ही हालांकि सबसे अहम होता है। हालांकि और जगह भी अपने स्कूल है, खेल के साथी हैं, उनका भी योगदान है, लेकिन जो व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा जो रचनात्मक योगदान है वो उसके परिवार का ही इसमें रहता है। चौथी इसकी विशेषता हम कहेंगे सीमित आकार। सीमित आकार, सीमित आकार, परिवार का आकार सीमित होता है। इसमें कम से कम 2 व्यक्ति और साधारणतः अधिकतम 5, 7 या 10 व्यक्ति तक, जहां संयुक्त परिवार में 20-30 भी चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति परिवार का सदस्य बन जाए। परिवार के सदस्य मनुष्य 3 तरीके से ही बन सकता है। या तो उनके बीच में आपस में विवाह संबंध हो,
या फिर उनके बीच विवाह संबंध, जैसे पति पत्नी। यदि विवाह संबंध नहीं है तो परिवार के संबंधी आपस में रक्त संबंधों के द्वारा जुड़े हुए हो सकते हैं। रक्त संबंधों के द्वारा आपस में संबंधी कौन कौन से होते हैं? जैसे माता पिता और उसकी संतानें, उनके बीच में आपस में रक्त संबंध होते हैं। और संतानों के बीच में आपस में रक्त संबंध, जैसे माता पिता का उनके बच्चों के प्रति रक्त संबंध, और संतानों का आपस में रक्त संबंध, जैसे भाई भाई का आपस में प्रेम, बहनों का आपस में प्रेम, भाई बहन का आपस में प्रेम, भाई बहन का माता पिता के प्रति आपस में प्रेम, बच्चों का अपने दादा दादी के प्रति प्रेम। तो इसमें परिवार का आकार क्या होता है? सीमित होता है। या फिर ये भी नहीं है तो जो गोद लिए हुए जो संबंधी होते हैं हमारे समाज में, जिन दंपतियों की या किसी को संतान नहीं होती या जो गोद लेना चाहें तो वो गोद प्रथा के माध्यम से भी अपना बच्चा गोद ले सकते हैं और उसे विधिवत रूप से सारे वही अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं जो रक्त संबंधों के आधार पर जन्मे पुत्र या पुत्री को इसमें होते हैं। तो परिवार की सदस्यता 3 तरीके से मिल सकती है, विवाह के द्वारा, रक्त संबंधों के द्वारा, या फिर गोद लिए हुए संतानों को या गोद संबंधों के द्वारा भी उनको भी रक्त संबंधों की भांति ही मान्यता दे दी जाती है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य किन तरीकों से आपस में जुड़ा रह सकता है, तो उसके 3 ही तरीके हैं आपके पास में, विवाह संबंधी अथवा रक्त संबंधी और अथवा गोद संबंधी। जैसे कोई बात करें कि मित्रता का संबंध पारिवारिक संबंध है कि नहीं है, तो उसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि परिवार का सदस्य व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके से ही बन सकता है। इसलिए कहा गया परिवार का आकार क्या होता है? सीमित होता है। अगली विशेषता, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। परिवार की जो सामाजिक संरचना है उसमें केंद्रीय स्थिति होती है, क्योंकि व्यक्ति का जो जन्म है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। व्यक्ति का जन्म परिवार में होता है, उसके बाद में उसका पालन पोषण परिवार में होता है और उसका प्रारंभिक सामाजिकरण और बाद का जो सामाजिकरण है वो भी परिवार में होता है। व्यक्ति तो यहाँ हम देखेंगे व्यक्ति का जन्म ही परिवार में हो रहा है और उसका पालन पोषण ही परिवार में हो रहा है, तो उसकी स्थिति, परिवार नामक संस्था की स्थिति पूरी सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है। यदि यह संस्था नहीं होगी तो व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति की स्थिति केंद्रीय होती है। सिर्फ जन्म देना और पालन पोषण ही नहीं, यदि सामाजिकरण में परिवार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाए या किसी परिवार में व्यक्ति का सामाजिकरण यदि सही तरीके से नहीं होता है तो वो एक सही नागरिक या व्यक्ति नहीं बन पाता है और वो समाज में उससे अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। इस प्रकार इसलिए परिवार का जो है सामाजिक व्यवस्था में अहम स्थान है, इसलिए इसको सामाजिक व्यवस्था में एक केंद्रीय स्थिति का दर्जा परिवार को दिया गया है। अगला आता सदस्यों का उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदायित्व। अगली इसकी विशेषता आएगी सदस्यों के अधिकार, सदस्यों के अधिकार व उत्तरदायित्व, सदस्यों के अधिकार व उत्तरदायित्व। परिवार में जो सदस्य होते हैं, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो उनके बच्चे हों या और कोई, चाहे गोद लिए हुए बच्चे हों, चाहे वो दादा दादी हों, सब लोगों के कुछ ना कुछ अपनी पद और परिस्थिति के अनुसार उनके अधिकार होते हैं और साथ में अधिकार के साथ साथ उनके उत्तरदायित्व भी होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग समझें कि जैसे माता पिता का दायित्व है कि वह अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनका लालन पोषण सही तरीके से करें, उन्हें अच्छी शिक्षा चिकित्सा दिलाए। उसी प्रकार
बाद में जब माता पिता कालांतर में जब समय बीतने के साथ में वही माता पिता जो युवा थे वो तो वृद्ध हो जाते हैं, और जो छोटा बच्चा था वो जवान या युवा हो जाता है, और माता पिता जो वृद्धावस्था में ऐसा स्थिति में पहुंच जाते हैं। तब ये दायित्व बदल जाते हैं। तब दायित्व क्या होते हैं? तब संतान का दायित्व है कि वह वृद्धावस्था में अपने माता पिता की देखभाल करे, और जो माता पिता हैं उनकी भी परिस्थिति बदल चुकी होती है, तो वो भी वृद्धावस्था के अनुसार अपना परिवार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो एक समय उनके अधिकार थे, भाई छोटे बच्चों का अधिकार था कि उन माँ बाप उनका पालन पोषण करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। बाद में समय बीतने के साथ जब वो युवा होते हैं तो उनका दायित्व बन जाता है कि अपने माता पिता की वो लोग उनमें सही तरीके से उनकी देखभाल करें। अगली विशेषता है सामाजिकरण व सामाजिक नियंत्रण। सामाजिकरण व सामाजिक नियंत्रण। सामाजिकरण, सामाजिकरण, इसको सामाजिक नियंत्रण को अगली बात ले लेंगे। सामाजिकरण का जो सीधा सा अर्थ है, सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिससे कि एक जैविक इकाई एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होती है। तो व्यक्ति का जन्म लेने के बाद में, क्योंकि मनुष्य परिवार में ही रहता है, तो सामाजिकरण की जो सबसे पहली संस्था है वो मनुष्य का क्या? परिवार ही है। तो इसलिए परिवार सामाजिकरण की सबसे मौलिक इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है या प्राथमिक इकाई है। क्योंकि सबसे पहले जो शिशु है अपनी माँ के संपर्क में आता है, फिर पिता, दादा, दादी इनके संपर्क में होता है, और बाद में भी कालांतर में बड़ा होने के बाद भी सबसे ज्यादा संपर्क अपने परिवार से ही उसमें रहता है। तो परिवार के जिस तरह से उसका सामाजिकरण किया जाएगा, उसे सिखाई जाएंगी, उसी तरीके का व्यक्तित्व मनुष्य बनता है। तो इस प्रकार सामाजिकरण में परिवार की सबसे अहम भूमिका होती है। फिर बात आती है सामाजिक नियंत्रण की। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण। देखने में तो सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी व्यवस्था जिससे कि समाज की एक व्यवस्था बनी रहे, सभी व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करें। तो जितना व्यक्ति का अच्छे सही तरीके से सामाजिकरण होगा, सामाजिक नियंत्रण उतना ही बढ़िया उसमें होगा। और यदि किसी मनुष्य का सामाजिकरण अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो वहां सामाजिक नियंत्रण ठीक तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी समाजशास्त्री ने कहा भी है कि सामाजिक नियंत्रण की जो अवधारणा है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही क्या है? विस्तार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार की जो विशेषताएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इनको दो भागों में बांटा गया है, पहली सामान्य विशेषताएं और दूसरी विशिष्ट विशेषताएं। सामान्य विशेषताओं में विवाह संबंध, विभिन्न स्वरूप, वंश या नामावली की व्यवस्था, सामान्य निवास, और विशिष्ट विशेषताओं में हम लेंगे सार्वभौमिकता, भावात्मक आधार, रचनात्मक प्रभाव, सीमित आकार, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों के अधिकार व उत्तरदायित्व, और सामाजिकरण व सामाजिक नियंत्रण। यदि तो ये परिवार की विशेषताएं हैं। यदि परीक्षा में आए तो आप सामान्य और विशिष्ट के चक्कर में नहीं पढ़ के यदि आप सीधी सीधी भी लिख दें तो भी कोई विशेष फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी जनरल परिभाषा लिखें, दो तीन राइटर्स की परिभाषा आनी चाहिए, फिर इसकी विशेषताएं आप लोग बताएं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि जो परिवार की अवधारणा है वो समाजशास्त्र की एक बहुत ही केंद्रीय अवधारणा है। अगली जो क्लास है उसमें हम परिवार के जो विभिन्न जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।